नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय पदबंध। इसे हम विस्तार से समझेंगे, जिससे पहले हम बताएंगे कि शब्द के बारे में आप जान चुके हैं। शब्द वह ध्वनि का समूह होता है। ध्वनि मतलब वर्ण, जिसको हम उच्चारित करते हैं। वो वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर हो सकता है। तो जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उसके समूह से बनता है शब्द, और वह शब्द अकेला होता है, स्वतंत्र होता है, उसका सही अर्थ होता है, यानी उस शब्द का अर्थ होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो चित्र मैं बना रही हूँ वो आप बताएं कौन सा है। हाँ, आप कहेंगे कमल का चित्र है। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए ये वर्ण लिखा है क का साउंड उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। क के साथ में मैं अगर ये वर्ण लिखूं तो बनेगा क म, और इसके साथ अगर ये बनाऊं तो तीनों वर्णों का समूह मिलकर बन जाएगा कमल। कमल नाम ध्वनि उच्चारण करते ही हमारे सामने चित्र अंकित होता है कमल का, यानी ये शब्द सही अर्थ को बोध करा रहा है, सही अर्थ की प्रतीति करा रहा है। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हमने शब्द तो जान ली, लेकिन यही शब्द अगर मैं किसी वाक्य के अंदर ले आती हूँ, मान लीजिए कमल के साथ मुझे लिखना है कि कीचड़ है यहाँ पर, कमल, फिर मुझे बनाना है कीचड़, कीचड़। अब कमल और कीचड़ हो गया। अब मैं खिलना लिख देती हूँ। तो मुझे अपने भाव को प्रकट करना है, तो तीन शब्दों को एक साथ इकट्ठा करूंगी, एक वाक्य में ले आऊंगी, जिससे मेरे को जो बात कहनी है वो मैं समझा सकूं। यानी तीनों शब्दों को इकट्ठा करके एक व्याकरणिक नियम के अनुसार मैं उसको व्यवस्थित करूंगी। तो कमल कीचड़ में खिलता है, ये वाक्य मैंने बनाया है, खिलता है। ठीक है, तो कमल कीचड़ में खिलता है। इस वाक्य को देखकर हम कह सकते हैं कि कमल यहाँ पर अकेला शब्द नहीं है, कमल इस वाक्य में जुड़ गया है, इसीलिए पद है। अगर मैं कीचड़ की बात करूं तो कीचड़ भी इस वाक्य में जुड़ गया है, इसीलिए पद है। आ रहा है समझ में? तो हर कोई शब्द जो अकेला ना होकर वाक्य के अंदर आएगा, वो अपनी शब्द को, स्वतंत्रता को छोड़कर उस पद में, उस वाक्य में जुड़ जाएगा, बंध जाएगा, और एक समूह के साथ अपना पद, अपना प्रकार्य करेगा, अपना कार्य, अपनी भूमिका निभाएगा। तो कमल यहाँ पर हो गया वह संज्ञा, वह वस्तु जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, खिलता है यानी खिलना क्या है? एक क्रिया है। तो खिलता है पद यहाँ पर क्रिया की बात बता रहा है, यानी ये पद क्रिया का कार्य कर रहा है। इसे हम देखते हैं कि कैसे हुआ। यानी यही पद जब वाक्य में आता है तो वह पद कहलाएगा। एक के साथ दो पद जुड़ जाएंगे, दो से तीन जुड़ जाएंगे, तो वो पदबंध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए उदाहरण है, मीरा ने सुरेश को किताब दी। यहाँ पर अकेला मीरा, इसको अगर हम अकेले शब्द मीरा को ले तो यहाँ पर मीरा संज्ञा है, सिर्फ अकेले को देखना, संज्ञा है और ये स्वतंत्र शब्द है। वहीं दूसरा शब्द हमने लिया सुरेश, सुरेश भी क्या है? एक शब्द है, संज्ञा शब्द है और स्वतंत्र है। लेकिन इन दोनों को जब मैंने वाक्य के अंदर ले लिया, ये दोनों वाक्य में आ गए, तो यहाँ पर इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। कैसे? कि ये एक दूसरे के पदों के साथ जुड़ गए हैं, इसका संबंध इससे हो गया है, यानी हर कोई पद इस काम में, इस वाक्य में अपना कार्य कर रहा है, अपना प्रकार्य कर रहा है। इसीलिए मीरा जो कि स्वतंत्र था अब बंध गया है वाक्य में, तो ये पद बन गया। कौन सा बन गया, कैसे पहचानेंगे? कि मीरा ने सुरेश को किताब दी। किताब देने का कार्य कौन कर रही है? मीरा कर रही है। तो ये कार्य करने वाली हो गई, इसीलिए कर्ता का कार्य कर रही है। जिसको दे रही है वो कौन है? वो सुरेश है। यानी वो कर्म कौन है? वो सुरेश को कहेंगे हम कर्म। अब क्या दे रही है? वो वस्तु क्या है? यानी वो कर्म क्या है? किताब। इस प्रकार से इस वाक्य में दो कर्म आए हैं, एक सुरेश को और एक दूसरा किताब। ये दो कर्म का वाक्य बन गया है। और दी यानी देना, देना एक प्रकार की क्रिया है, इसीलिए इस क्रिया को यानी दी को भी हम क्रिया पदबंध में लेंगे। यहाँ पर हमें ये क्लियर करना जरूरी होगा कि शब्द अकेला है और पद वाक्य के अंदर जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने देखा इन दोनों के भेद के अनुसार। दूसरे वाक्य में क्या था कि सुरेश, नाम चेंज हो गया है, तो सुरेश ने मीरा को किताब दी। अब सुरेश यहाँ पर कर्ता बन गया है और मीरा यहाँ पर कर्म बन गई है। तो जो पद जिस स्थान पर आता है वो उसका कार्य करना शुरू कर लेता है, वही उसका प्रकार्य होता है। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में आने वाला शब्द क्या है?
पद कहलाता है। जब वह पद व्यवस्थित समूह बना लेता है, यानी वो उसमें एक ग्रुप बना लेता है, जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, ये 5 पद का समूह बन गया, तो वो यहाँ पर पद बन गए। लेकिन अगर एक ही अकेला है तो वो पद है। क्लियर हुआ? जब एक ही पद जिस कार्य को कर रहा है वो यहाँ पर पद है। यहाँ पर सेम चीज है, इसको विस्तार से अर्जुन के बारे में बताया। देखो उदाहरण देखना, अर्जुन तीर बरसाने लगा, तीर बरसाने का कार्य अर्जुन कर रहा है, अर्जुन करता हो गया। क्लियर? ये एक पद है। अब यहाँ पर देखो, मैंने वर्ड बोला है पद, ठीक है, पद को हमने इस वाक्य में देखा है। अब मैं दूसरा नाम बता रही हूँ, पदबंध। क्या बता रही हूँ? पदबंध। इसको हम देखेंगे इस वाले वाक्य में। कैसे? कि यहाँ लिखा है श्री कृष्ण का परम भक्त। ये अर्जुन जो पद 1 है उसका विस्तार दे रहा है कि वो अर्जुन कौन है, वो श्री कृष्ण का भक्त है तो अर्जुन की ही बात कर रहा है ना। तो इसीलिए इसके साथ में 1 से 2 पद जुड़ जुड़ के बने हैं, 2 से अनेक पद बने हैं। तो ये पूरा ही एक काम कर रहा है, एक कर्ता का काम कर रहा है, काम एक ही है उसका, चाहे उसको अर्जुन के नाम से बोलो चाहे उसके पूरे इस नाम से बोलो, है एक ही। इसीलिए यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर अनेक पद है, काम एक है, तो ये हो जाएगा पदबंध। जहाँ एक ही वर्ड दिखे वो पद, और 1 से अधिक वर्ड दिखे तो वो पदबंध। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कि पद और पदबंध में क्या अंतर है, पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। इसको मैंने इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन हम डेफिनेशन में देखते हैं कि पदबंध क्या है। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में कोई व्याकरणिक इकाई का काम करने लगते हैं तो इन पदों को पदबंध कहते हैं। हो गया ना समझ में कि पदबंध किसी विशिष्ट अर्थ को, कोई स्पेशल अर्थ को तो प्रदान करता ही है, साथ में उसके अर्थ को भी व्यक्त नहीं करते। मतलब एक की विशेष बात बताते हैं लेकिन उसको पूरा अर्थ नहीं बताया जाता, इसलिए पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। इसे भी आप रेखांकित करो कि पदबंध का दूसरा नाम क्या है? वाक्यांश। पदबंध का दूसरा नाम वाक्यांश है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे दूसरी डेफिनेशन। जब एक से अधिक पदबंध मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस इकाई को पदबंध कहते हैं। अब इस दोनों उदाहरण को हम समझ चुके हैं। इसमें एक और उदाहरण आपको बताती हूँ। अर्जुन रथ से उठा, अंतिम क्रिया वाले पद को देखना। इस वाली क्रिया में कितना पद है? एक पद है ना, उठा, क्रिया एक हो रही है, ये हो गया पद। दूसरा वाक्य देखो, अर्जुन रथ से उठ गया। अर्जुन रथ से उठा एक पद है। दूसरा अर्जुन रथ से उठ गया, उठ एक है और दूसरा गया एक है। दो यहाँ पर पद दिख रहे हैं, दोनों ही क्रिया है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दिखने में वो 2 है, साथ में है, इसीलिए ये दोनों मिलाकर बन गया पदबंध। क्लियर? इसमें है पद और इसमें है पदबंध। अब हम देखेंगे पदबंध के भेद। पदबंध के कुल 5 भेद माने गए हैं। यहाँ देखो, पहला पदबंध, पहला कौन सा है? संज्ञा पदबंध। सिर्फ आपको पहचान करनी आनी चाहिए। अगर कोई वाक्य दिया हो या फिर आपको नाम दिया हो तो आपको उससे संबंधित वाक्य का निर्माण करना आना चाहिए। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, या तो पहचान करो या उसके नाम के अनुसार वो वाक्य आपको बनाना है। क्लियर? तो जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इसका अर्थ यही है कि संज्ञा पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो प्रकार्य किसी संज्ञा पद के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ 2 टेबल दी गई है, आप ध्यान से गौर से देखोगे तो पता चलेगा पहली टेबल में संज्ञा पद है और दूसरी टेबल में संज्ञा पदबंध है। वही बात जो मैंने आपको समझाई थी कि जब आप देखोगे कोई भी वाक्य जिसमें एक पद है उस पर रेखांकित की हुई है, रेखांकित यानी अंडरलाइन की गई मिलेगी आपको। अगर आपको रेखांकित किया हुआ शब्द दिया जाता है तो आपका पहला फोकस उसी पर होना है, उसको देखकर आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा पदबंध है। तो सबसे पहले हम पहले टेबल में देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा पहला, मीरा अध्यापिका है। हमें अध्यापिका को देखना है क्योंकि ऑलरेडी रेखांकित किया हुआ है। तो अध्यापिका क्या है? संज्ञा पदबंध। फिर लड़कियां क्या है? संज्ञा पदबंध। ट्रेन भी संज्ञा है, किताबें भी संज्ञा है। यहाँ देखो अंतिम में 5वां पॉइंट, वह लिखा है। अब आप कहोगे वह तो संज्ञा नहीं है, लेकिन ये सर्वनाम है। पर हमने अभी क्या देखा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही जगह पर एक ही कार्य को करते हैं। चाहे मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख दूं या वो सर्वनाम लिखा हुआ है, एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों का कार्य इस वाक्य में एक ही तरह से हो रहा है, इसीलिए इसको संज्ञा नाम दे सकती हूँ। तो आप अगर लिखना चाहो तो संज्ञा पदबंध के आगे ब्रैकेट में सर्वनाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट किसी को समझ में नहीं आए तो कम से कम सर्वनाम लिखा होगा तो वो समझ सकता है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया हुआ है।
क्लियर? तो आपने क्या किया, इसके नाम को देखकर पहचान कर ली है। अब यहीं पद बंद की बात करें, जहां दो पद या दो से अधिक पद मिले हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मीरा हिंदी की अध्यापिका है, हिंदी की अध्यापिका। समझो ध्यान से कि एक अध्यापिका वर्ड है तो पद है, हिंदी की अर्थ एक ही है, मीनिंग एक है, काम भी एक हो रहा है, लेकिन पद तीन मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इसको पदबंद कहेंगे। अब आप कहोगे कैसे पहचान करें, बस एक ही ट्रिक है कि इस रेखांकित वाले शब्दों में हम सबसे अंतिम वाले शब्द को देखेंगे। यहाँ देखिए सबसे अंतिम में कौन सा शब्द है, अध्यापिका। इस वाक्य में सबसे अंतिम में लड़कियां, इस वाक्य में ट्रेन, किताबें और वह। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट, अंतिम शब्द को देखकर पहचान करनी है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम। क्लियर? आप उसको देखकर डायरेक्ट पहचान सकते हो बिना समय गवाए कि ये कौन सा पदबंध होगा। आपको इसी तरह से अगर नाम दिया जाए संज्ञा पदबंध का उदाहरण लिखो, तो हमें कोई भी ऐसा वाक्य बनाना है, उसमें से संज्ञा शब्द को अंडरलाइन करके हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये वाला वर्ड संज्ञा पदबंध में आएगा। क्लियर? ऐसे ही हम इसका दूसरा भेद देखेंगे, वो है विशेषण पदबंध। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विशेषण क्या चीज है। विशेषण मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, चीज, स्थान, समय, उसकी क्वालिटी बताना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जैसे बच्चा है, बच्चा एक संज्ञा है, बच्चा शब्द क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसी बच्चे के साथ में लिख दूं छोटा बच्चा या शैतान बच्चा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस बच्चे की विशेष बात हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे उसको बताना पड़ेगा विशेषण पदबंध। पदबंध बोल रही हूँ, बंद मतलब दो पद एक साथ जुड़े हैं, एक छोटा है तो दूसरा बच्चा है। क्लियर? अब हमें देखना है कि इसको करने के लिए क्या करेंगे। तो वाक्य में छोटा बच्चा संज्ञा पदबंध है, क्योंकि लास्ट वाला वर्ड क्या है, बच्चा। अगर मैं बच्चे को हटा दूं यहाँ से, इस वर्ड को यहाँ से मैं हटा देती हूँ, तो पीछे क्या बचता है, छोटा। अब हम पहचान कर सकते हैं आसानी से कि छोटा शब्द नहीं, छोटा पद क्या है, विशेषण पदबंध है। इसकी भी टेबल देखते हैं हम। इस टेबल में देखो पद और पदबंध दोनों अलग से बताए। पदबंध मतलब दो से अधिक पद एक साथ इकट्ठे, पद मतलब एक पद उस वाक्य में आया है। क्लियर? अब हमने देखना है कि वह शब्द जो वहां पर विशेषण का काम कर रहा है। मेरा बेटा कल आ रहा है, बेटा यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा में नहीं देखना है, हमें विशेषण देखना है। वह बेटा किसका है, विशेष बात क्या है कि वो मेरा है, इसीलिए यहाँ पर मेरा विशेषण में आ जाएगा। अब यहाँ कहा है मेरा बेटा, उसमें से कोई भी बेटा हो सकता है। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि वो छोटा वाला जो कल आ रहा है, यहाँ छोटा भी लिखा है, तो दो एक साथ विशेषण आ गए पद में, तो ये पदबंध हो गया, दो हो गए इसलिए, और हम इसको कह सकते हैं कि ये भी विशेषण पदबंध होगा। आप यहाँ ध्यान देना कि ये है पद, क्योंकि एक पद को दिखा रहे हैं और यहाँ एक से अधिक पद है, इसलिए पदबंध गिना जाएगा। ऐसे ही एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण, उसकी विशेष बात बताई जा रही है गुण में, तो ये भी हो जाएगा विशेषण। एक मशहूर, मशहूर मतलब प्रसिद्ध, डॉक्टर, दीपा एक मशहूर प्रसिद्ध डॉक्टर है, तो एक मतलब एक, फेमस, इकलौती, तो मशहूर भी क्या है, विशेषण है, इसीलिए ये विशेषण पदबंध में आ जाएगा। नई यानी नया, यानी अच्छी, नई, एकदम न्यू, तो मैं एक नई कार खरीदी, मैंने एक नई कार खरीदी, नई विशेष बात को बता रहा है, तो इसलिए ये पदबंध है। और एक अकेला पद है एक शब्द में देखो, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा विशेषण, पदबंध और पद की पहचान। अब हम देखेंगे क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध के लिए क्या देखना है, सेम वही फॉर्मेट, वही फॉर्मूला, कि जब हम देखेंगे कोई भी क्रिया वाक्य में आ रही है, वो अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलेगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, इज, आर, एम, ING फॉर्म, हैज, हैव, बीन, तो वो यहाँ पर क्रिया के पीछे जुड़ती है। ये देखो ING फॉर्म यानी रहा है, रही है, रही है, था थे थी, तो था मतलब पास्ट टेंस, वॉज, वर। आ रहा है समझ में? तो वही अंग्रेजी में जो आप समझते हुए आए हो, उसी को हिंदी में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा गया है, तो वो हमेशा क्रिया के साथ रहता ही रहता है, तो इसीलिए क्रिया पदबंध में हम इनको साथ में लेकर ही पदबंध को पहचानेंगे। तो क्या देखा हमने, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना क्रिया हो गई, इसीलिए इसमें हम सबसे पहले वाले वर्ड को देखेंगे, क्योंकि क्रिया हिंदी के वाक्य में सबसे अंत में नियम के अनुसार लगती है। क्रिया किस जगह पे लगेगी, लास्ट में लगेगी ना। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में क्रिया आती है, वर्ब आती है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में क्रिया लास्ट में लगती है, इसीलिए हमने क्रिया को देखना है, सहायक क्रिया को नहीं देखना। तो पहचान करने के लिए हम इसको क्रिया पदबंध में ले सकते हैं। जैसे वह नौकर से कपड़े धुलवा रही थी, धुलवाना यानी धोना क्रिया से बना है, इसीलिए हम क्रिया पदबंध में लेंगे। आप वहां जाकर बैठे, जाकर एक क्रिया हो गई, बैठे दूसरी क्रिया हो गई, तो ये भी क्रिया पदबंध में आ जाएगा। अब हमने देखा चौथी क्रिया, क्या है इसमें, क्रिया विशेषण। क्रिया यानी किसी काम का करना या होना, अब उसी काम की ढंग, तरीके, विस्तार को बताओ कि वो काम कैसे हो रहा है,
कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसकी डिटेल समझाना उस क्रिया की विशेषता हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बताया है कि धीरे लिख रहा है, वह धीरे लिख रहा है। लिखने का तरीका कैसा उसका, धीरे लिखने का, वह बहुत धीरे लिख रहा है। तो इसमें हम कहेंगे दो पद है साथ में जुड़े, पद बंध में आ जाएगा। बता किसको रहा है, वो लिखने की क्रिया को समझा रहा है, ढंग को बता रहा है। यहाँ पर देखो, मैं कल पहुंचूंगा। कल क्या होता है, समय, टाइम का बोध कराता है, तो समय वाचक हो गया, समय का बोध कराने वाली क्रिया विशेषण। और यहाँ पर भी टाइम भी दे दिया, कल भी दे दिया, तो ये भी पदबंध में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, मंदिर, मंदिर क्या होता है, एक स्थान होता है, एक जगह होती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट देखो, दावत में उसने बहुत खाया, कितना, मतलब क्वांटिटी बतानी है, तो वो भी उस खाने की क्रिया की विशेषता को बता रहा है। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से हम इन विभिन्न उदाहरण को देखकर इसके अर्थ को जान सकते हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी शब्द होता है अगर वो वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो पद कहलाएगा। यानी कुल इस चैप्टर में हमने सार तौर पे पढ़ा है वो यही है कि जब वह पद उस वाक्य में आएगा तो वो कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा, उसकी वजह से वो एक और दूसरे पद के साथ समूह में जुड़ जाता है। जब दो या दो से अधिक पद जुड़ जाएंगे तो वह पदबंध कहलाएगा और वो विभिन्न नामों से जाना जाएगा, चाहे वो संज्ञा पदबंध हो, विशेषण पदबंध हो, क्रिया पदबंध हो या क्रिया विशेषण पदबंध हो। तो हम ये कहेंगे कि उस वाक्य में संज्ञा पदबंध वह है जिसके शीर्ष में संज्ञा पदबंध हो, यानी संज्ञा पद शीर्ष में होगा और बाकी सभी पद उस पर आश्रित होगा। ऐसे ही विशेषण में है कि विशेषण पदबंध शीर्ष में होगा और बाकी सभी अन्य पद उस विशेषण पद पर आश्रित होगा। क्रिया और क्रिया विशेषण में भी यही है कि वह उस वाक्य में शीर्ष में है, केंद्र में है, पहले है और बाकी सभी अन्य पद उस पर आश्रित होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने पदबंध को समझा और उसके भेद को समझा। आपके परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि पदबंध किसे कहते हैं, तो आपको डेफिनेशन के साथ उदाहरण लिखना और उदाहरण जो दिया है उसको समझाने का प्रयास करना। या हो सकता है कि आपको पूछा जाए पदबंध और उसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखो, तो आपको नाम लिखना है। अगर कहीं उसके साथ उदाहरण दो तो संज्ञा पदबंध का और सब चारों का एक एक उदाहरण आपको देना होगा। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि पद और पदबंध में अंतर क्या है। तो पद को समझाना है कि वो वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द है जो वहां पर एक अकेले रूप में आएगा, और वही पदबंध जो उस वाक्य में दो या दो से अधिक हो, समूह के रूप में जुड़े हो, वो एक प्रकार के रूप में कार्य कर रहे हो, वहां पर वो पदबंध में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इनको अंतर को बताते हुए एक उदाहरण देना है और दोनों उदाहरण का मीनिंग हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाना होगा। ठीक है, अब यहाँ आप जो देख रहे हो आज इस वीडियो को देखकर यहाँ पॉज करके जो प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव दिए हैं सही गलत का निशान लगाना और इन वाक्यों को पढ़कर इसका भेद बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो इसे आप स्वयं खुद से एक बार मौखिक तौर पर अपना खुद का आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, सिक्स्थ वाले को भी कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।